हमारी हेडिंग हो जाएगी डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं पहले से भी कई बार, इसका यूज़ हुआ है, लेकिन आज हम फिर इसको स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी लाइन्स, एक दो लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में होता क्या है। तो राइट डाउन एन एक्सप्रेशन expressed in equal number of rows and column and put between two vertical lines. Is named as determinants. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होने चाहिए। हो सकता है कि 2x2 का हो सकता है 3x3 का, हो सकता है 4x4 का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट 2x2 का अगर हमें एक्सपैंड करना है तो वो सबको पता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, कई बार डी से डिनोट करेंगे, कई बार मॉडुलस ऑफ डी के बोल देंगे इसको, या अगर ए से है तो मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा, या इसको डी ई टी, और अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो डी ई टी ए करके ऐसे भी डिनोट करते हैं। कई बार इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब उसके नोटेशन हो गए। अब सपोज करिए डी की वैल्यू हमको गिवन है, ये 2x2 का है ए बी, और ये सी डी गिवन है, ऑर्डर 2x2 का हो गया ये। अब इसको एक्सपैंड करना है हमको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, ए का डी में मल्टीप्लाई माइनस बी का सी में, तो ए डी माइनस बी सी। ये 2x2 का डायरेक्ट एक्सपेंशन हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। अब बात आती है कि 3x3 को कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो 3x3 को एक्सपैंड करने के लिए दो मेथड है, एक है कोफैक्टर मेथड और एक दूसरा मेथड और है, तो उन दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे अभी। तो ये तो हो गया 2x2 का। थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट्स, इसको एक्सपैंड करने के दो मेथड है, एक का नाम होगा कोफैक्टर मेथड। फर्स्ट वाले मेथड को हम बोलेंगे कोफैक्टर मेथड। जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में, वही है ये कोफैक्टर मेथड, उसको बोलते हैं कोफैक्टर मेथड। और एक दूसरा है, वो भी यहीं पर लिख लेते हैं, सरस मेथड। ठीक है, तो ये सारस या सरस जो भी बोल दो, सरस तो तुम जानते ही होगे। तो इन दो मेथड से इसको 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कोफैक्टर मेथड से कैसे एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी कोफैक्टर मेथड।
हमने लेट कर लिया। A इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये 3/3 का एक हमने डिटर्मिनेंट लेट किया है। अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं वो देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन कन्वेंशन सबको बता चुका हूँ मैं पहले भी, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो A1 है तो उसको प्लस साइन के साथ ले लेंगे। अब A1 के नीचे का और A1 के साइड की दोनों रो गायब हो जाएंगी, रो और कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, B2 B3 और C2 C3। फिर माइनस के साथ A2 को ले लेते हैं, तो ये बचेगा B1 B3 और C1 C3। और थर्ड में क्या हो जाएगा, A3 को ले लेते हैं प्लस के साथ, तो A3 के सामने वाली जो फर्स्ट रो है वो गायब और A3 के नीचे का कॉलम गायब, तो B1 B2 और C1 C2। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये A1 है और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, ये जो B2 B3 और C2 C3 है ये को फैक्टर ही तो है, किसका, A1 का को फैक्टर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं को फैक्टर ऑफ A1। फिर माइनस को मैंने प्लस कर दिया और इस माइनस को इसके साथ ले गए, तो ये क्या बन जाएगा, को फैक्टर ऑफ A2। और प्लस A3 के साथ क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ A3। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें A1 लेना होता है, को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर हमने सेकेंड लिया है तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और A3 लिया है तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये इस टाइप से जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी, जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए बोल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दो। तो अगर चाहो तो इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। एक्सपैंड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। हाँ बेटा, ये यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने ये लिखा है को फैक्टर ऑफ A2। जब ये लिख दिया है कि को फैक्टर है तो को फैक्टर विथ साइन लेते हैं, तो ये माइनस और ये पूरी वैल्यू मिला के ये बना है को फैक्टर। को फैक्टर अगर आपको याद हो तो, जी हाँ, क्योंकि माइनस वहाँ चला गया ना साथ में। यहाँ पर देखो मैंने माइनस लगाया है, थर्ड वाली स्टेप में देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है। लेकिन जब हम बात को फैक्टर की करते हैं तो को फैक्टर विथ साइन लेते हैं, तो जो ये माइनस है ना, ये माइनस और जो वो वैल्यू है वो मिला के तब ये को फैक्टर ऑफ A2 बना हुआ है। अगर सिर्फ आप यही केवल कंसीडर करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये को फैक्टर नहीं, ये तो सिर्फ माइनर हो गया। अगर माइनस साइन के साथ कंसीडर करते हैं तो ये को फैक्टर ऑफ A2 बनेगा। तो बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस माइनस प्लस तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में देखो यहाँ माइनस तो किया है हमने, यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। लेकिन जब बात को फैक्टर लिखने की है तो को फैक्टर जब लिखोगे ना तो ये सिर्फ को फैक्टर नहीं है, B1 C3 माइनस C1 B3 को फैक्टर नहीं है, माइनस साइन के साथ ये को फैक्टर है, तो इसलिए वहाँ पर प्लस लगाया हुआ है। अब बात समझ में आ रही है।
चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का मेथड। कब? जब हमको पता होगा कि भाई यहाँ पर कोफैक्टर मेथड से इसको एक्सपैंड करना है, तब के लिए। अब जरा दूसरा ले लेते हैं। दूसरे मेथड का नाम हमने लिखा है सारस मेथड, उसकी बारे में बात करते हैं। सेम हमने ए इक्वल टू लेट कर लिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। आप जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़ नोट कर देते हैं A1 B1 C1। फिर सेकंड को भी एज इट इज़ E2 B2 C2 और थर्ड को भी एज इट इज़ A3 B3 और C3। फर्स्ट और सेकंड को जो है हम फिर से एक बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2। इसको यहाँ पर रिपीट किया और इसको यहाँ पर रिपीट किया। अब उसके बाद करना क्या होगा, ये जो है A1 के साथ B2 और C3 ये दोनों तीनों का मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई और इन तीनों का मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन के साथ लेना है। मतलब A1 B2 C3 प्लस के साथ, A2 B3 C1 प्लस के साथ, A3 B1 C2 प्लस के साथ, और बाकी जो ये तीन बचेंगे इधर से उनको हमें माइनस साइन के साथ लेना है। ये तीनों, ये माइनस के साथ, एक ये माइनस के साथ और एक ये C3 B1 और A2 माइनस साइन के साथ। मतलब कैसे लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A1 B2 C3 प्लस के साथ लिया, प्लस A2 B3 C1 प्लस के साथ, A3 B1 C2 ये तीनों तो प्लस के साथ लिए, और माइनस के साथ ये तीनों लेंगे तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा है C1 B2 A3 C2 B3 A1 और C3 B1 A2। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर आया था वही सेम ये भी है, बस उन्होंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और जितने प्लस वाले थे वो एक साथ और जो माइनस वाले थे वो एक साथ ले लिए। इस वाले को करने में क्या फ़ायदा होगा कि कहीं जैसे मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट ज़ीरो है तो इससे जल्दी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो इंटू कुछ भी करोगे आप तो ज़ीरो ही आने वाला है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे ना तो यही आने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मल्टीप्लाई करके तो A1 B2 C3, एक ये प्लस का आएगा, फिर दूसरा कौन सा प्लस का आ रहा है A2 C1 B3 ये प्लस का आ रहा था, और प्लस का A3 B1 C2 ये तीनों प्लस के आ रहे थे, और माइनस कॉमन लेने के बाद A1 C2 B3 A2 B1 C3 ये भी प्लस ले लेते हैं क्योंकि माइनस बाहर ले लिया हमने, और प्लस A3 C1 B2। तीन माइनस के और तीन प्लस के देखो यहाँ पर भी आ रहे हैं वैसे। ठीक है, अब बात क्लियर हो रही है सभी को। तो इस तरीके से करने के बाद हमारा जो है आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो दो मेथड हो गए हमारे पास। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। 124 -130 410, इसको एक्सपैंड करके वैल्यू बतानी है। चलो बताओ क्या आ रही है वैल्यू।
ओके, बिल्कुल सही है। देखो कैसे करेंगे बाकी बता देता हूँ मैं। कैसे किया है तुमने, तुम बताना है। अच्छा अच्छा। ठीक है सही है, चलेगा। देखो फर्स्ट मेथड इसका बता देता हूँ, को फैक्टर मेथड से। सबसे पहले बात हमको ये ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो। जैसे यहाँ पर इस रो में ये थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें ज़्यादा जीरो दिख रहा है, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे। नॉर्मली तो हम ऐसे नहीं करते, लेकिन जब भी हमें ज़्यादा जीरो जहाँ दिखाई देंगे हम उसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देते हैं। वैसे तो हम मोस्टली R1 के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, C3 जो थर्ड कॉलम है, अगर R1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी वही आएगा। जैसे अगर हम एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड अलोंग R1, तो भी वही आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसे 1 लिया हमने, 1 लिया तो ये 0 माइनस 0 हो गया। फिर माइनस का 2 ले लिया तो ये 0 माइनस 0 हो गया। फिर 4 ले लिया तो -1 और -12, तो ये -52 आ गया। लेकिन इस तरह करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम 3। और कॉलम 3 है तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ डी कैसे निकालेंगे, सिर्फ 4 को ले लेते हैं। 4 के नीचे का और 4 के साइड का गायब हो गया, तो ये बचा -1 और -12, तो ये सीधे माइनस का 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने ज़्यादा जीरो दिखे उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दो। अगर सारस मेथड से करोगे तो भी वही आने वाला है, ऐसा कुछ खास इसमें चेंज नहीं आने वाला। देखो 1 -1 4, 2 3 1 4 0 0, 1 -1 4 2 3 1, और बस मल्टीप्लाई करते जाओ और देखते जाओ। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 0, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना आ गया है 0, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -4। ओके, अब यहाँ कर लेते हैं। यहाँ करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48 आ गया। इधर किया तो 0, इधर किया तो 0, तो इधर वाला -4 और इधर वाला माइनस साइन के साथ -48। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डी जो भी कह रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डी बोल रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी, तो ये -52 आ गया। ठीक है ना, तो एक्सपैंड कर सकते हैं इजीली, ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास जो बताने लायक हो या पूछने लायक हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो मैं दूसरा एक और दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ तुम लोग फिर। किसी भी मेथड से करें सही आंसर आना है बस। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, साइन थीटा कॉमा 1 माइनस कॉस थीटा। ए ऑप्शन 2 है, बी -1, सी 0 और डी कॉस 2 थीटा।
ओके करेक्ट है, 0 आएगा। आ रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ, 2/2 का सीरीज है। चलो देखो मैं बता देता हूँ। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो 1 माइनस 1 आंसर आ गया 0। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं फिर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब जैसा कि इसका नाम है उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी है। रिफ्लेक्ट करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। अगर सारी रो को कॉलम बना दो, जितने भी कॉलम है उनको रो बना दो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of determinant remains unchanged if the rows and column are interchanged. अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू है वो वही सेम रहेगी। चाहो तो एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने d इक्वल टू लेट कर लिया, एक डिटर्मिनेंट है। a1 a2 और ये b1 b2, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो a1 b2 आएगा माइनस b1 a2 आएगा। और एक हमने दूसरा d1 ले लिया, इसमें हमने क्या किया, रो को कॉलम, जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको रो बना देते हैं, तो a1 b1 और सेकेंड रो कॉलम को सेकेंड रो a2 b2 ऐसे बना देते हैं। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ d1 भी कितना आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखो दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। भाई रिफ्लेक्शन, कोई मिरर लगाओगे तो जो कॉलम है वो रो बन जाएगी और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा।
तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जो पहले वैल्यू देने वाला है वही बाद में भी वैल्यू देगा। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट, चाहे वो 2/2 का ले लो या 3/3 का भी आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लें। जैसे ये अभी हमने 3/3 का लिया हुआ है, ये है, इसमें हमने सारे कॉलम को रो बना दो और सारे रो को कॉलम बना दो, तब भी अगर उसको एक्सपैंड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही -52 ही आंसर आएगा। ठीक है, या बस ये ध्यान रखना है कि जितने रो हैं वो सब कॉलम बन जाने चाहिए। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। स्विचिंग प्रॉपर्टी, दूसरे का नाम है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विच कर देंगे यहाँ पर रो को, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में अगर स्विच करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लिया हमारे पहला कॉलम है, उसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया, तो सेकेंड कॉलम की जगह पे फर्स्ट कॉलम को रखेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकेंड कॉलम को रखेंगे। तो इस तरह करने से एक साइन बाहर माइनस का बाहर आ जाएगा। लिख लेते हैं इसके बारे में भी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट if any two rows or column of determinant if any two rows or column of determinant be interchanged, the value of determinant is changed the value of determinant is changed in sign only। सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहने वाली है, लेकिन अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब एक माइनस साइन आ जाता है बाहर। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये डी गिवन है, डी इक्वल टू हमने लेट कर लिया, ये है A1 A2 और ये है B1 B2। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल रहे हैं तो आ रहा है A1 B2 माइनस A2 B1 आ रहा है। अब हमने एक D1 लेट किया, इसमें हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करा दिया, स्विच करा दिया, पहले कॉलम को सेकंड कॉलम बना दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दिया, A2 B2 और यहाँ पर A1 B1। फिर ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा A2 B1 माइनस B2 A1। तो देख रहे हो कि माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, A1 B2 माइनस A2 B1, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, बाकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगी, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ये भी हम 2/2 का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आप 3/3 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो गई स्विचिंग प्रॉपर्टी। एक बार अगर आपने चेंज किया है तो माइनस आएगा, दोबारा फिर चेंज करोगे फिर माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी बार फिर करोगे तो फिर माइनस आएगा। जैसे मान लो कि हमने एक ये ले लिया, एक 3/3 का देख लेते हैं, ये ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर सपोज करो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से चेंज किया तो एक माइनस साइन आ जाएगा और A2 B2 C2 ये सेकेंड कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और फर्स्ट वाला A1 B1 C1 सेकेंड कॉलम बन जाएगा, A3 B3 C3 सेम रहने वाला है। अब अगर मान लिया किसी ने बोला कि भाई फिर चेंज कर दो, फिर स्विच करा दो, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A2 B2 C2, यहाँ पर आ जाएगा A3 B3 C3 और यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 और यहाँ पर C1। तो इस तरीके से प्लस माइनस। तो जब इवन टाइम्स आप ऑपरेशन करेंगे, इवन टाइम एक 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, तो इवन टाइम ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का मतलब यही स्विच जो कर रहा है, तो प्लस साइन आएगा क्योंकि 2 बार होगा, 2 माइनस होंगे तो प्लस, 4 बार होंगे तो फिर प्लस। लेकिन अगर ऑड टाइम्स ऑपरेशन होगा तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इवन और ऑड का ध्यान रखेंगे हम कि जब हम 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो फिर प्लस आएगा, और नहीं तो फिर अगर ये ऑड टाइम करते हैं तो माइनस आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग प्रॉपर्टी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी, स्विचिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिख लेते हैं, रिपीटिशन प्रॉपर्टी। जैसा कि इसका नाम है, रिपीट करेगी वैल्यू। अगर रिपीट करेगी तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगी। अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए इसका नाम है रिपीटिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में भी। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल, इफ अ डिटर्मिनेंट has any 2 row or column identical, अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। जैसे सपोज करिए D इक्वल टू, हमने ये ले लिया A1 B1 C1 और यहाँ ले लिया A2 B2 C2 और यहाँ फिर A1 B1 और C1 ले लिया। C1 और ये जो R1 है और ये जो R3 है आइडेंटिकल है। देखो पहले वाले में भी A1 B1 C1 है और लास्ट वाले में भी है, तो इसलिए इसको देखते ही हम डिटर्मिनेंट D की वैल्यू क्या बोल देंगे, 0। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2 और ये A3 B3 और C3 है, ये तो अलग अलग है। तो इसको हम देख के डायरेक्ट बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा, जैसे यहाँ पर 2 रो आइडेंटिकल है, हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। कॉलम जैसे मान लिया हमने, जैसे ये है A1 B1 C1, ये A2 हो गया, बल्कि यहाँ पर हमने इसको A1 ले लिया, A2 B2 और यहाँ पर भी A2 ले लिया, और यहाँ C2 ले लिया, यहाँ पर B3 ले लिया और यहाँ पर ले लिया A1 A2 और ये C2। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सीधे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो आगे लिख लेते हैं। फिर एक और इसी में आती है जीरो प्रॉपर्टी, वो तो खैर बहुत इजी है, इसको इतना खास नहीं है।
कोई भी दो रो, कोई भी मतलब एक पूरी की पूरी सिंगल रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जीरो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। या सपोज करिए डी इक्वल टू हमको गिवन है A1 B1 C1 और यहाँ पर 0 0 0 A2 B2 C2, तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या दे देगा यहाँ पे? जीरो। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम देखते ही बोल देंगे कि भाई यहाँ पर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर ज़ीरो है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सीधे सीधे ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन सिर्फ यही है कि कोई भी एक पूरी रो या कोई भी एक पूरा कॉलम ज़ीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर R2 जो है वो पूरी ज़ीरो है। ए इक्वल टू हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 0 0 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे? ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी हमारी जीरो प्रॉपर्टी। कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर ज़ीरो है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 ले लेते हैं, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब ये स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या होती है तो इसके बारे में भी सुन लेते हैं। कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास स्केलर में कॉमन आ रही है, जैसे कोई भी के कॉमन आ रहा है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से, तो उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, तो उसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीपल मल्टीपल प्रॉपर्टी। लिख लेते हैं इसमें भी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम if all the elements of any row or column be multiplied by same number, then the determinant is multiplied by that number. Then the determinant is multiplied by that number. ठीक है, अगर हम किसी में रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस के का जो मल्टीप्लाई है वो सीधे सीधे उस डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमने डी इक्वल टू लेट कर लिया, एक डी इक्वल टू हमारे पास एक है ये, डी लेट कर लिया हमने, यहाँ पर A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है और A3 B3 और ये C3 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने D1 ले लिया कोई एक एलिमेंट और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ K है, K A1 K B1 और K C1 और A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, तो ये जो K है ये तीनों में से कॉमन दिख रहा है। ये K तीनों किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, अगर जैसे आपको याद होगा मैट्रिक्स में अगर हम किसी का मल्टीप्लाई करते थे तो सारे टर्म में मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में अगर के है तो वो बाहर आ जाएगा, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3।
ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करती है। जैसे मान लो कोई अगर मैट्रिक्स M होता और यहाँ पर अगर होता A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3, अगर हम यहाँ पर M का मल्टीप्लाई करते हैं M A1 M B1 M C1, बल्कि M का नहीं करते क्योंकि M तो हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नाम ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर K रख लेते हैं। तो K सब में K जब होगा तब बाहर कॉमन आएगा। जैसे पहले वाले में K होगा, दूसरे वाले में K होगा, तीसरे वाले में K होगा। जब सभी में K होगा तभी बाहर आ पाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक में होगा तो बाहर आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। सेकेंड रो में करना है। हाँ हाँ, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो ये M इक्वल टू है, अगर सब में K होता, K A1 K B1 K C1 और K A2 K B2 और K C2 और K A3 K B3 और K C3, तब जाके यहाँ पर K बाहर हमारा कॉमन आएगा। ये कोई हमने एक नया N मैट्रिक्स लिया हुआ है, तब यहाँ पर K बाहर कॉमन आता है जब सभी में होता है। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट की बात होती तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में भी अगर कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा। एक रो या एक कॉलम में भी होगा तो भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू K टाइम्स हो जाएगा। अगर यही यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता, अगर यही यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता सपोज करो, तो क्या बाहर आता? जैसे n इक्वल टू मान लो यहाँ डिटर्मिनेंट होता K A1 K B1 और K C1 K A2 K B2 और K C2 और K A3 K B3 और K C3, तो तीनों में से K बाहर आता तो K क्यूब बाहर आ जाता, और K क्यूब बाहर आता तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करती है। हाँ, आप जैसे तुम पूछ रहे थे। हेलो, हाँ क्या कह रहे थे आप, बताना जरा तुम। सर मैं कह रहा था अगर हमें सेकेंड रो में सिर्फ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें? सिर्फ सेकेंड रो में करना है। जैसे मान लिया हमारे पास ये है A इक्वल टू गिवन है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3, ये हमको डिटर्मिनेंट गिवन है। अब तुम कह रहे हो कि सिर्फ हमें सेकेंड रो में करना है, तो A1 B1 C1 और K A2 K B2 और K C3 K C2 और A3 B3 और C3, ये कर दिया आपने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक बार K से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर एक बार के कॉमन आएगा, ये जो सेकंड वाली रो है इससे एक बार के बाहर आएगा और वो यहाँ पे रखा जाएगा, और वो रखने के बाद फिर ये के से के कट हो जाएगा, तो वही डिटर्मिनेंट जो ए चल रही वही आ जाएगी हमारी। ठीक है। तो थर्ड में भी सेम होगा ना? थर्ड में भी अगर मान लो यहाँ पर भी अगर अगर कोई कहते कि भाई हम थर्ड में भी करना चाहते हैं तो फिर एक के और बाहर आएगा ना, तो के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने A1 B1 C1 K2 KB2 और KC2 और K3 KB3 और KC3 हमने दोनों में के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर बाहर आएगा। एक के यहाँ से आएगा और एक के यहाँ से आएगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा। मतलब जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो उतनी बार डिवाइड जरूर करो। यस सर। क्लियर हो रही बात? ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई यहाँ तक। यस। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है सम प्रॉपर्टी। अब सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कुछ वैल्यूज ऐड है, तो फिर वो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाती है। लिख लेते हैं पहले इसकी थ्योरी और फिर उसके बाद इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ any row or column if each element of any row or column can be expressed as sum of two term, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। ठीक है। अगर किसी भी पूरे के पूरे एक एलिमेंट में या पूरे के पूरे एक कॉलम में या पूरी एक रो में कुछ वैल्यू ऐड है, तो वो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगी। सपोज करिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है A1 प्लस अल्फ़ा B1 प्लस बीटा और C1 प्लस गामा, A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3, तो ये दो डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर देंगे। पहले में क्या होगा देखो, जिसमें कुछ ऐड नहीं है वो एज इट इज रखने देना, जैसे A2 A3 B2 B3 और C2 C3। यहाँ पर भी A2 A3 B2 B3 और C2 C3। इन दोनों में तो कुछ ऐड नहीं था तो ये एज इट इज रख दिया। जिसमें ऐड थे उसमें पहले वाले को यहाँ रख दिया A1 B1 C1, और जो दूसरा वाला था अल्फ़ा बीटा गामा उसको यहाँ रख दिया, तो ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात? देखो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया जब केवल एक वैल्यू ऐड थी किसी एक रो में।
अगर मान लिया सेकंड वाले भी कॉलम में भी कुछ वैल्यू ऐड होती तो इस तरह के 4 डिटर्मिनेंट बन जाते और इस तरीके से ये बढ़ते रहते। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ ऐड नहीं था पहले उसको एज इट इज़ रख दिया इन दोनों को, और बाकी जिसमें ऐड था उसमें पहले वाले को इधर और दूसरे वाले को यहाँ पर रख दिया। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। प्लस कर दिया, देखो हम्म, देखो मैं और बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है A1 प्लस अल्फ़ा, B1 प्लस बीटा, C1 प्लस गामा, A2 प्लस, बल्कि इसको अल्फ़ा वन बीटा वन गामा वन ले लेते हैं, और यहाँ A2 प्लस अल्फ़ा टू, B2 प्लस बीटा टू और C2 प्लस गामा टू, और यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया A3 B3 और C3। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। कौन कौन से दो में ब्रेक होगा ये, सबसे पहले हम इन दोनों को अलग करेंगे, बाकी इन दोनों को एज इट इज़, इनमें कोई टच नहीं करना इनको। तो ये दो में ब्रेक हो गया। कौन कौन सा होगा, देखो जिसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है वो A2 प्लस अल्फ़ा टू, एक मिनट यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जब हमने दो में ब्रेक कर दिया तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ पर हो गया A1 B1 C1, और दूसरे में आ गया A2 प्लस अल्फ़ा टू, B2 प्लस बीटा टू और C2 प्लस गामा टू, A3 B3 और C3, ये हो गया। और प्लस दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर बन गया अल्फ़ा वन बीटा वन गामा वन, A2 प्लस अल्फ़ा टू, B2 प्लस बीटा टू और C2 प्लस गामा टू, A3 B3 और C3, ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद ये फिर दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, इससे दो फिर बनेंगे और इस आगे वाले से दो और बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे, देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, एक ये बना। प्लस दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, A1 B1 C1, अल्फ़ा टू बीटा टू गामा टू और A3 B3 और C3, और सिमिलरली इससे भी हमारे जो है वो दो और बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है अब, अल्फ़ा वन बीटा वन गामा वन, A2 B2 और C2, यही तो ब्रेक होके बना ना यहाँ पर। पहले हमने फर्स्ट वाले को ब्रेक किया था, अब सेकंड वाले को ब्रेक कर दिया, A2 B2 और ये C2 बन गया, और दूसरे वाले में क्या हो गया, A3 B3 और C3। अल्फ़ा वन बीटा वन गामा वन, अल्फ़ा टू बीटा टू गामा टू, A3 B3 और ये C3। इस तरीके से देखो ये जब हमारे पास दो पहले वाले कॉलम में और दूसरे वाले कॉलम दोनों में ऐड थे तो चार डिटर्मिनेंट बन गए। ये देखो चार डिटर्मिनेंट बन गए। अगर उसमें भी दो और ऐड होते तो फिर इस तरीके से नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट और इंक्रीज कर जाते, इस तरीके से बढ़ते चले जाते। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, करो इसको जल्दी से करो। नहीं नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते बिल्कुल भी, अभी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में भी कि ऐड नहीं होंगे। यहाँ तक करो पहले जरा।
हो गया यहाँ तक? देखो जैसे हम मैट्रिक्स में ऐड कर देते थे उस तरीके से ऐड नहीं होता यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ना, ये भी प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएट करेगी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो मैट्रिक्स में होता था कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी और ये डी लिखा है, इसका ऑर्डर 2 by 2 का है, और इसका लिखा है ई एफ जी एच। तो इनको ऐड कर देते थे ना, ए प्लस ई, सी प्लस जी, बी प्लस एफ और डी प्लस एच। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। कब एडिशन पॉसिबल होगा? जब ये कोई भी दो रो आइडेंटिकल बन जाए। जैसे मान लो ये ए सी है, ये बी डी है, और ये दूसरी वाली भी ए सी हो जाए और यहाँ ई एफ आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है ये ए सी था और यहाँ बी प्लस ई हो गया और डी प्लस एफ हो गया, तब तो बोल सकते हो ऐसे। नहीं, इंडिविजुअल निकालने के बाद ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं ऐड हो सकता। वैल्यू जब आ जाएंगी दोनों की तब तो ऐड हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक इसकी वैल्यू निकालनी है, 23, 36, 63, 66, 55, 143, 11, 26 और 37। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 6 कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम में 6 कॉमन है। टेकिंग, सॉरी 6 नहीं 11 कॉमन है, क्योंकि 66 है, 55 है। टेकिंग 11 कॉमन, सेकेंड कॉलम, जो सेकेंड कॉलम है उससे हमने 11 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 23, 36, 63, 11 6 जा, 11 5 जा और 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11, 26 और 37। अब यहाँ पर इसको और छोटा करना है, तो अगर हम, जैसे हमने उसमें रो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, आपको याद होगा कि किसी में किसी रो को माइनस कर सकते हो, कोई बात। अच्छा, C1 में सिर्फ C1 माइनस C3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 11 तो बाहर आई है, C1 में C3 को माइनस कर दे, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 12। 36 माइनस 26 10, और 63 माइनस 37, 13 माइनस 7 6, और 5 माइनस 3 2, 26। और यहाँ पर 6 5 और ये 13, और यहाँ 11 26 और 37। ये बात क्लियर है यहाँ तक कि अभी भी प्रॉब्लम है? अब अच्छा ये बताओ कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से क्या कॉमन है?
ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से क्या कॉमन है? 2 कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो अगर हमने फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन लिया तो 11 तो पहले से चल रहा था, 2 और आ गया तो 6 5 13। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम भी 6 5 13 और थर्ड वाला 11 26 और 37। अब क्या हम इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को जीरो बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल हो गए। तो अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो गई? ज़ीरो। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही छोटा करके सॉल्व करते हैं, पूरा एक्सपैंड करने नहीं बैठते कि मल्टीप्लाई कर दें और फिर एक्सपैंड कर दें, इस तरह का काम नहीं करते। ठीक है, अब बात क्लियर हो रही है? तो देखो ज़रा अपनी एक्सरसाइज, उसमें देखो।